Today we are going to start with adjustment number 8, that is provision for depreciation. Okay. In the chapter of depreciation, we had elaborate discussion, okay, on how to calculate depreciation, what are the methods, okay, and how are the journal entries passed. Okay. So for depreciation, we can do it in either of the manner, that is depreciation account debit to asset account, okay, or depreciation account debit to provision for depreciation account, and at the year end it will be transferred to profit and loss account debit side to either depreciation or provision for depreciation. If we have used this entry, then P&L to depreciation. If we have used the second type, that is accumulated depreciation method, okay, then profit and loss account debit to provision for depreciation. Either of the methods are fine. Okay, and in both the cases, the amount of depreciation would be deducted from वैल्यू ऑफ असेट. कि जब भी उसको बेचेंगे तो हमने उसका ट्रीटमेंट देखा है. हाउ इज अ प्रोविजन ट्रांसफर्ड, हाउ इज एन असेट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू असेट डिस्पोजल अकाउंट. ओके, machinery account debit to provision for depreciation account. Okay, then they have discussed about other provisions. Okay, provisions other than the provision for depreciation. कल हमने देखा था that if there is an expected loss, इसके लिए कौन सा वर्ड लिखा था? probable loss. Okay, the chances are more than 50% that the loss will occur, but we are not sure with the amount. हमें अमाउंट का श्योरिटी नहीं था, तो हम लोग क्रिएट करते थे प्रोविजन. ओके, प्रोविजन इज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन. क्या होता है? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये तो सब लोगों ने पढ़ा है ना. Charge. It's a charge against profit. Provision is a charge against profit. It is not a distribution. It is a charge against profit. Okay. तो हम जब भी कोई प्रोविजन क्रिएट करेंगे, whenever we are creating any provision, so what do we do is, कौन सा एंट्री पास करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर सो एंड सो, है ना. कोई भी प्रोविजन में क्रिएट करना है तो वी कैन से प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओके, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रोविजन फॉर वारंटी. ओके, कि हम जब भी कोई व्हीकल परचेस करते हैं तो हमें नॉर्मली एक टाइम पीरियड या अप टू सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर्स कुछ फ्री सर्विसेज दी जाती हैं. वो कहने के लिए तो फ्री होती है, बट एक्चुअली द कंपनी रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ वारंटी इन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इटसेल्फ. जब भी आप वो व्हीकल खरीदते हो, अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ोगे या उसका बाइफर्केशन देखोगे, तो वारंटी का कॉस्ट व्हीकल के कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड होता है. बट आपके पास से रिकवर एक बार में हो गया, बट द अमाउंट इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ पीरियड्स. कुछ केसेस में तो 3 साल तक आपको वारंटी चलता रहता है. ओके, देन एवरी ईयर बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे से आप वारंटी का जो कॉस्ट होने वाला है कंपनी को, है ना, कस्टमर व्हीकल सर्विस करवाने आएगा तो उसकी वजह से कंपनी को जो एक्सपेंस होगा उसका वो प्रोविजन करेगा. ओके, चलो आपने एक्टिवा खरीदा, यू परचेज एन एक्टिवा,
और आपने जहां से खरीदा वहीं से सर्विस करवाना जरूरी है? इज इट सो? कोई भी शोरूम No. कभी सर्विस करवाने गए होंगे तो मे बी आइडिया होगा। टेल मी, आप जहां से वो खरीदते हो वहीं करवाना जरूरी है या कहीं पे भी करवा सकते हो? कहीं पे भी करवा सकते हैं। कहीं पे भी करवा सकते हो। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट you paid the price to a particular showroom. ओके, आपने एक्टिवा का कोई पर्टिकुलर शोरूम था, वहां पे आपने प्राइस पे किया, बट आप सर्विस कहीं पे भी करवा सकते हो। व्हाट इज द रीजन इज कि आपने जो व्हीकल का प्राइस पे किया था ना, ओके, तो आपने शोरूम वाले को पे किया। वो शोरूम वाले ने कहां से खरीदा होगा? कंपनी में से खरीदा होगा। तो कंपनी शोरूम ओनर के पास से जो प्राइस रिकवर करेगा ना, ओके, हमने समझो कि 70,000 दिया कंपनी को, सॉरी शोरूम ओनर को। शोरूम ओनर से फॉर एग्जांपल 65,000 देता है कंपनी को। तो वो जो 65,000 कंपनी ने शोरूम के पास से रिकवर किया ना, उसमें वारंटी का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। मतलब अल्टीमेटली पैसा किसके पास गया? वारंटी का, कंपनी के पास। कंपनी। Company. व्हाट हैपेंस इज दैट आप कहीं पे भी अपना व्हीकल सर्विस करवाने गए, ओके, उसने तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस दे दिया। That person gave you a free of cost service, but what happens is that he will show the job card. आप जहां पे भी सर्विस करवाने जाते हो तो आपका जॉब कार्ड बनता है, ओके, तो उस जॉब कार्ड के बेसिस पे से कंपनी उस पर्टिकुलर शोरूम के ओनर को पैसा देती है। अब समझ में आया वारंटी कैसे होता है? आइडिया क्लियर हुआ? व्हाट हैपेंस दैट कंपनी के लिए ये एक्सपेंस होने वाला है। वारंटी कॉस्ट इज अल्टीमेटली एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, है ना, क्योंकि शोरूम ओनर को वो पैसा देना पड़ रहा है। आप व्हीकल सर्विस करवाते हो तो वो उसका एस्टिमेशन करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने लोग व्हीकल सर्विस करवाने आएंगे और उसका पर सर्विस कॉस्ट कितना होगा, उसके बेसिस पे से वो लोग वारंटी का प्रोविजन बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? दे नो दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस, है ना, एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल है कि एक्सपेंस होने वाला है, बट अमाउंट कितना होने वाला है वो सर्टेन नहीं है, क्योंकि व्हीकल कितने सर्विस के लिए आने वाले वो भी सर्टेन नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट all vehicles that are sold are going to the showroom for getting the vehicle serviced. कभी कभार मैंने भी ऐसा किया है कि मैंने जो भी व्हीकल खरीदा हो तो मैं नियर बाय कहीं से पैसे देके सर्विस करवा लेता हूँ, मैं कंपनी में देने नहीं जाता। ओके, सो नॉट ऑल द व्हीकल्स दैट आर सोल्ड बाय द कंपनी आर कमिंग बैक फॉर द वारंटी सर्विसेज। उनको एक एस्टिमेशन करना पड़ेगा। क्लियर है प्रोविजन कैसे बनाते हैं वारंटी के केस में? यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ चीजों के लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स के लिए प्रोविजन बन सकता है। यहाँ पे एक और दिया हुआ है दैट इफ देयर इज अ लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो उसके लिए आपको अदर पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो आप पूरे साल का एनालिसिस करोगे या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखोगे कि ऑन एन एवरेज एक साल में हम कितना गुड्स लेट डिलीवर करते हैं। दिस इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द ऑल अकाउंट्स शोइंग प्रोविजन में अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। सारी चीजें कहाँ पे दिखेंगी? लायबिलिटी साइड पे, बट इट शुड बी नोटेड दैट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें क्या करना है आपको, इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा,
समझ में आया? बाकी जितने भी प्रोविजन बनाओ उसको लायबिलिटी साइड लिखो अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी, जैसा भी प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो लॉन्ग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अकॉर्डिंगली इट विल बी शोन. बट in the case of provision for bad and doubtful debt and in the case of provision for depreciation, the amount of provision will be deducted from the respective values. यहाँ पे debtors या तो trade receivables में से माइनस होगा और यहाँ पे cost of asset. ठीक है? Next adjustment, transfer involving correction of errors. are made by debit or credit to the account affected. हमने कोई अकाउंट को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो वी विल गो फॉर रिवर्स एंट्री, है ना. हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, तो उसमें क्या होगा, वी विल पास द रिवर्स द रॉन्ग एंड डू द राइट. ओके, एंड corresponding effect can be either given to a suspense account if it was earlier used or to some other account. Okay. Next is transfers in respect of special charges to the P&L account. कौन सा वर्ड लिखा है? Charges. तो partner's salary. This is actually an appropriation or charge. क्या होता है? पार्टनर सैलरी अप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज होता है? appropriation. We'll rectify the same. Interest etc. and yes, interest कौन सा? Only interest on loan. And in respect of appropriation of profits are recorded by debit to the P&L account and credit to the parties concerned. जो चार्ज वाला आइटम होगा वो ऑब्वियसली उसी तरह से रेक्टिफाई होगा. ओके, इट विल ऑलवेज हैव अ ड्यूअल इफेक्ट, वो लिखा हुआ है. Certain adjustments and their treatment. We all know this. Abnormal loss of inventory by accident or fire. जानते हैं ना? हम नॉर्मली ऐसे याद रखते हैं. Goods going out of business. Other than sale. Goods going out of business other than sale will be credited to purchase account. अगर सेल किए बिना गुड्स बिजनेस के बाहर जा गए या डिस्ट्रॉय हो गए, then it will be credited to purchase account. Okay, इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी हैं. Loss by theft, loss by fire, given as charity, given as donation. Okay, taken given as sample with owner. Okay, so in all these cases, respective account, मतलब जो अकाउंट जिस पर्पस के लिए लिया वो डेबिट होगा और परचेज अकाउंट में क्रेडिट होगा. जस्ट अ मिनट. ओके, so in this case a combined entry can also be passed. यहाँ पे कितने रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है? 6,000 का. Okay, an insurance company has admitted a claim of 4,500. तो कितना लॉस एक्चुअल में होगा हमको? 1,500. They have passed two entries. पहले लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट एंड देन इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, P&L डेबिट टू लॉस बाय फायर. हम लोग अगर ये हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं. सीधा इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट करेंगे, P&L में डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट में क्रेडिट भी कर सकते हैं. These adjustments we have already done. Goods sent on approval basis. इसमें क्या किया था हम लोगों ने? What did we do? Special transactions में जब भी हम goods
अप्रूवल बेसिस पे किसी को सेंड करते थे, then what entries did we use to pass? क्या करते थे हम लोग? Yes, please tell me what we were doing at that time. जब और भी जब गुड्स हम लोग सेंड और अपलोड के बीच में बेचते हैं तब सेल की एंट्री तो वैसे की वैसी होगी, सेल टू डेटर। फिर उसने अगर हायर प्राइस पे, ट्रेड टू डेटर नहीं होगा, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल होगा। हाँ वही मतलब, हाँ हाँ, फिर अगर वो हायर प्राइस पे गुड्स एक्सेप्ट करे तो फिर सेम वो एंट्री। जो प्राइस जो उसका डिफरेंस होगा वो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स में एंट्री होगी। और फिर लोअर प्राइस पे उस पे एक्सेप्ट जाता करे हूँ तो रिवर्स। कि अगर ये गुड्स बैलेंस शीट डेट तक अप्रूव नहीं हुआ है हाँ और उसका टाइम पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? सर, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, मतलब कि इन्वेंटरीज के नीचे और Closing करंट stock एसेट में। में। इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे पहले तो, हाँ वो रिवर्स एंट्री है ना? कि अगर मैंने हाँ 50,000 का गुड्स भेजा था, उसमें से 40 का एक्सेप्ट हो गया, 10 का अभी भी एक्सेप्ट होना बाकी है, तो मेरा सेल उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। हाँ ओके, और दूसरा ये जो भी है दैट विल बी शोन एज एन इन्वेंट्री। इन्वेंटरी, ओके, सो सेल्स टू डेटर भी कम हो गया। एंड देन स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डेटर्स भी कम हो गए ना। है ना? ये रहा, इसे एंट्री पास किया। हाँ ओके, गुड्स यूज्ड अदर देन सेल, ये मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है। गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अदर देन सेल विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट और रिस्पेक्टिव पर्पस में डेबिट होगा। अगर डोनेशन में दिया है तो वहां डेबिट, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स, अगर सैंपल के फॉर्म में दिया तो ये वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, विल यूज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ओके, गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, so respective asset account debit to purchase, used for maintenance, repairs and maintenance account debit to purchase। सेल के सिवाय किसी और पर्पस में गुड्स यूज होता है, इट मींस इट विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट्स, हाँ बोलो। सर 11 में एक एंट्री थी कि हमने 400 रुपीज के जो गुड्स थे उसको 500 रुपीज के मोबाइल के सामने एक्सचेंज कर दिया, तो फिर हाँ। उसकी एंट्री क्या होगी? So there is a profit of 100 rupees। सो P&L क्रेडिट। ओके ये आपने, आपका कॉस्ट 400 है, हाँ इनकम 500 है। यस या तो आप अपना कॉस्ट कम भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है दैट योर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, आपने 400 का गुड्स दिया है और सामने 500 दिया है, तो वो जो 500 का गुड्स है उसकी कॉस्ट 400 कर दो। ओके इधर वेज आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो या कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, इन बोथ द वेज प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओके कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कौन से वर्ड पे फोकस होना चाहिए कि वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। आई होप आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. that we were giving commission to partners based on profit, और उसमें अगर कुछ भी मेंशन्ड ना हो तो हम ये वाला समझेंगे, दिस विल बी assumed, if nothing is mentioned then we'll assume that the profit is before charging commission, in that the formula would be profit into rate divided by 100, and if it is after charging commission then it would be R upon 100 plus R। ओके, चलो ऐसा बोला हो कि आपका प्रॉफिट 1100 है, सॉरी 11,000 है,
और आपको 10% कमीशन देना है, यू आर सपोज टू गिव 10% कमीशन, कुछ भी ना बोला होगा तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कमीशन? 1,100. 1001। और अगर इसी केस में आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होता तो सिंपल 1,000. 1000 रुपीज 1,000. रहेगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। सो व्हाट इट ट्राइज टू से कि इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको 10% कमीशन देना है। ओके, मींस इन दिस प्रॉफिट प्लस कमीशन बोथ आर इंक्लूडेड। ओके, एंट्रीज वुड बी सेम, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा। कमीशन इज एन एक्सपेंस, इट इज पेएबल, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखेंगे एंड इट विल बी अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। Okay. Illustration 5. Following is a trial balance as on 31st December 2017. और आपको पूछा क्या है? Prepare closing entries and reading in P&L. चलो, इसका कोई closing entry आएगा? कैपिटल का? Yes or no? इन्वेंट्री का? हाँ या ना? क्विकली। Yes. ये कौन सा इन्वेंट्री है? ओपनिंग या क्लोजिंग? लाउडली थोड़ा सा। ये ओपनिंग। Opening inventory. Why so? Because they have given Opening. inventory at the end. अगर ये ना दिया होता तो ये हमारा इन्वेंटरी बनता है। ओके, मोस्टली जो Yes, closing inventory. ओके, चलो कैश इन हैंड, डज इट रिक्वायर क्लोजिंग एंट्री? यस और नो? Sir, your voice is not audible. क्लोजिंग एंट्री इसमें जरूरत पड़ेगा कैश में? अभी सुनाई दे रहा है सबको? जस्ट अ मिनट। अभी सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we does it require entry? क्लोजिंग एंट्री की जरूरत पड़ेगी कैश इन हैंड में? Yes, sir. कैश इन हैंड में जरूरत पड़ेगा? No. कैश में जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो मशीनरी में? No. No. परचेज में? Yes. Yes. वेजेस? Yes. Yes. सैलरी? Yes. डिस्काउंट? यस। Yes. ओके। Yes. सन्ड्री ऑफिस? यस। सेल्स? यस। Yes. सम्स ओइंग बाय कस्टमर? डेटर्स? नो। ट्रेड No. पेएबल? नो। ओके, कोशिश करेंगे कि अगर कॉमन एंट्री पास हो सकता है तो ये हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाएगा? डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में Debit.
डेबिट डेबिट साइड टू ओपनिंग इन्वेंटरी, ऐसा लिखेंगे। चलो, इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं? Purchases, परचेज wages, परचेजेस एंड वेजेस। wages, इसका कंबाइंड एंट्री पास हो जाएगा। चलो, उसके बाद सैलरी और डिस्काउंट, ओके, ये P&L में जाएगा। P&L, तो ये दोनों एक साथ डेबिट कर सकते हैं। दिस वन, सॉरी वेजेस नहीं होगा, सैलरी, डिस्काउंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस। sundry office, So P&L account debit to salary to discount allowed to sundry expenses। चलो, ये हो गया। अभी कौन सा बचा? डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, तो उसका एक ही एंट्री आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड टू P&L। 2 P&L, चलो, और सेल्स का बचा एंट्री, क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, sales to trading account, चलो, इसके अलावा कोई आएगा और एंट्री? closing inventory, क्लोजिंग इन्वेंटरी For closing inventory, great, okay, so closing inventory to trading, यस उसके सिवाय हो गया हो गया, खत्म। चलो, दो और बताता हूँ। gross profit, यस, इन केस प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग टू P&L, ऐसा करेंगे ना। चलो, फिर and P&L to capital account, P&L टू कैपिटल, है ना। ये दोनों हमने ऐसा समझ के किया है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तो बस एंट्री पास करनी। ओके, so these are the entries required to be passed। पहला ये ट्रेडिंग में सब डेबिट साइड, फिर सेल्स का एंट्री पास किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के, और फिर P&L में ट्रांसफर किया GP। तो मतलब यहाँ पे आपका ट्रेडिंग खत्म, उसके बाद उन लोगों ने P&L का एंट्री किया है, एंड देन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ओके, आई थिंक देयर शुड बी नो इशू इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ बैलेंस शीट। इसका दूसरा नाम बताओ। पोजीशन स्टेटमेंट position statement, पोजीशन स्टेटमेंट ओके, एनी अदर? कोई और नाम? ऐसा बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, तो आपको एग्जाम में मतलब क्लियरली बोला होगा, बट यू स्टिल नीड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स थ्रू व्हिच बैलेंस शीट कैन बी नोन। ओके, दिस यू लर्न एज अर्ली एज योर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, है ना, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता था। क्या करते थे उसमें हम लोग? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। Okay, this is nothing but your balance sheet. Whatever you do will have an impact on your balance sheet. Okay, we prepare accounts, that trading account and P&L account, for a particular period. Okay, that is up to 1 year, ऐसा बोलते हैं हम लोग। But balance sheet is prepared on a particular date. Okay, as at a certain date prepare किया जाता है। तो अगर आप 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाते हो, और वही चीज अगर आप 1 अप्रैल को देखते हो,
then it will completely change. Okay, say for example 31 मार्च के दिन आपके डेटर्स थे 5 लाख रुपए के. ओके, अब 1 अप्रैल के दिन किसी डेटर ने आपको 1 लाख रुपए पे कर दिया. सो ऑन 1 अप्रैल योर डेटर्स वुड बी 4 lakh and your cash will increase by 1 lakh. ऐसा होगा ना? Yes or no? ऐसा होगा कि नहीं? Yes. ओके, सो ये किसी एक पर्टिकुलर डेट का है, एज एट होता है. ओके, तो हम लोग किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं जो मोस्टली 31 मार्च के दिन का बनाया हुआ होता है, और उसके बेसिस पे से हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं. तो क्या इस चीज को अच्छा दिखाने के लिए मैनिपुलेशंस नहीं हो सकते? यस सर, हो सकता है. ओके, दूसरी बात कि अगर कंपनी इसी दिन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, चलो पी एंड एल और ट्रेडिंग अकाउंट तो पूरे साल का है, बट बैलेंस शीट जो आपका एसेट लायबिलिटी का पोजीशन है वो किसी पर्टिकुलर डेट का है, तो इसको देख के अगर कंपनी या कोई भी बिजनेस डिसीजन लेता है तो पॉसिबल है कि वो गलती कर सकता है कि नहीं? अगर मैं Yes. एक ही दिन का फाइनेंशियल पोजीशन देख के डिसीजन ले लूं तो दैट इज रॉन्ग. मोस्टली ऐसा होता है. आप किसी बैंक में लोन लेने जाओ या कहीं पे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो तो वो इसी डेट को देखते हैं और इस हिसाब से ही पूरा मार्केट चलता है. बट व्हाट इज एडवाइजेबल दैट द बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड frequently. Okay, at least once in a month, ताकि आपको पता चले कि आपका पोजीशन क्या है. ओके, एटलीस्ट इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हुआ. दिस इज टू शो टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बट इंटरनल पर्पस के लिए तो आपको इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बनाना चाहिए. दैट इज एडवाइजेबल. ओके, और इसीलिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 25. ओके, जो आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसका नीड भी अराइज किया और उसको कैसे रिपोर्ट करना है. अगर मैं 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड हाउ इट इज टू बी डन. और ज्यादातर कंपनीज के केस में जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके केस में अकाउंटिंग में भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और लॉ में भी, जैसे हम लोग सेबी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी उन लोगों ने प्रोविजन बनाया है दैट यू विल हैव टू प्रेजेंट योर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा और इसको पब्लिश भी करना पड़ेगा. मतलब आप सिर्फ हमको दे दोगे तो नहीं चलेगा, आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना पड़ेगा. सो दैट यूजर्स आर नॉट सपोज टू वेट टिल द ईयर एंड, है ना, कि आपका 31 मार्च 19 का बैलेंस शीट आया था, अभी सीधा 31 मार्च 20 का आया है और इन बिटवीन बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो आपको जानना जरूरी था. ओके, so that's why they have also made mandatory this interim financial reporting and publish quarterly reports. ऐसी बहुत सारे compliances कंपनीज के ऊपर होते हैं. उसका अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर दिन का एक अच्छा पिक्चर दिखा के आपके पास से पैसे ले लिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर है? ट्रेडिंग P&L is made for an entire year, but balance sheet is on a particular date. तो इसके लिए हमको ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है. ओके, बाकी बैलेंस शीट में हाउ इज अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने.
I'm not talking H about. form and T form. Yes. H form and T form. Okay, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया. इसके अलावा कुछ और? ऐसा था ना, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी. Yes, based on liquidity and और permanence. दूसरा बेस्ड ऑन Permanence. परमानेंस, है ना. यहाँ पे हम लोग लिक्विड एसेट्स, तो ज्यादातर हम करंट एसेट्स को पहले दिखाते थे. यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज अ नॉन करंट एसेट्स को हम पहले दिखाते हैं, है ना. और यूजुअली ये वाला फॉलो होता है. इज इट ओके? मैंने आपको शायद इसका दूसरा नाम के बारे में भी डिस्कशन किया था प्रोबेबली, कि इसको मैं हटा के कुछ और नाम यूज करना चाहूँ तो. आई डोंट वांट टू से इट लायबिलिटी. तो कैपिटल, Equity. इक्विटी. ओके, यस प्लीज. ऐसा बोल सकता हूँ. Yes. ओके, तो एसेट्स को क्या बोलेंगे? Application. एप्लीकेशन ऑफ यूसेज ऑफ फंड्स. ये हो गया सोर्सेस ऑफ फंड्स, और ये हो जाएगा